Welcome to Class 10th CBSE 2025-26 session, Day 1, video of Introduction to AI and the Project Cycle. तो आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट डे का कंटेंट उठाएंगे और समझेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे कि व्हाट एक्चुअली एआई इज़, और फिर जानेंगे प्रोजेक्ट साइकिल के बारे में। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो ये तो आप लोग ने पढ़ा ही है पहले भी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जो हम लोग मैन मेड इंटेलिजेंस क्रिएट करते हैं, एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और हम लोग अपने मशीन को, उस प्रोग्राम को मशीन में इंस्टॉल करके मशीन को ये क्षमता देते हैं कि इट कैन मेक डिसीजन लाइक ह्यूमन बींग्स, कि वो ह्यूमन बींग जैसे डिसीजन ले सके। लेकिन पहला क्वेश्चन है कि जो एआई होगा उसको हम हार्डवेयर की कैटेगरी में डालेंगे कि सॉफ्टवेयर, कि एल्गोरिथम एंड डाटा, या टेक्नोलॉजी। आउट ऑफ दिस फोर विच ऑप्शन डू यू थिंक इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर एआई? हम उसको एआई को बताएंगे वो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, या सॉफ्टवेयर है, या एल्गोरिथम एंड डाटा है। एल्गोरिथम होते हैं स्टेप्स एंड प्रोसीजर टू सॉल्व सम प्रॉब्लम, तो क्या वो स्टेप्स एंड प्रोसीजर है, या डाटा है, या टेक्नोलॉजी है? द करेक्ट आंसर इज टेक्नोलॉजी। एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ टेक्नोलॉजी डिज़ाइन टू एनेबल मशीन्स। एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है जिसको डिज़ाइन किया जाता है, जिसको बनाया जाता है ताकि मशीन्स को वो एनेबल कर सके टू परफॉर्म टास्क। किस कार्य में वो एनेबल कर सके? कि मशीन उन काम को कर सके दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, जिनको ज़रूरत पड़ती है ह्यूमन इंटेलिजेंस की। तो जिस तरह से हम लोग अपने इंटेलिजेंस के ज़रिए कुछ सीखते हैं, डिसीजन लेते हैं, अनसर्टेन सिचुएशन पे हम लोग एक्शन करते हैं, तो इस तरीके की अगर हम क्षमता एआई सिस्टम को दें या किसी कंप्यूटर को दें या किसी मशीन को दें तो हम कहेंगे कि उसके अंदर हमने एआई एबिलिटी डाली है। सो एआई इज़ एक्चुअली अ टेक्नोलॉजी विच इज़ यूजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एंड इट्स यूज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एंड देन दैट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज ट्रेंड और प्रोग्राम यूजिंग एल्गोरिथम एंड डाटा। तो ये जो ऊपर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एल्गोरिथम एंड डाटा लिखा हुआ है ये सब रिलेटेड है एआई से, लेकिन एआई खुद में क्या है? टेक्नोलॉजी है जो इन तीनों चीज़ों का यूज़ करती है। Now let's see different types of AI. So we can say there are three categories: narrow AI, general AI, super AI. Narrow AI मतलब कि जिसकी क्षमता बहुत कम है, जनरल AI जिसकी क्षमता जनरल है, सामान्य है, और सुपर जो बहुत आगे है। तो हम जनरली इसको अगर जब डिफाइन करना होता है तो हम इसको ऐसे बताते हैं कि जिस एआई की क्षमता ह्यूमन बीइंग से कम है वो नैरो होगा, जो ह्यूमन बीइंग के बराबर जिसके इंटेलिजेंस लेवल होगा, कार्य करने की क्षमता इंटेलिजेंस लेवल के बराबर होगा, दैट इज़ जनरल एआई। और सुपर एआई विच हैज़ गॉट इंटेलिजेंस बियॉन्ड द लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो जो मानव के ऊपर सोच सकता है, यानी कि जहाँ तक हम लोग नहीं सोच सकते उसके आगे की सोच सकता है, उतना उससे ज़्यादा कैपेबल है, इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड ए सुपर एआई। और अभी तक जितने भी एआई हैं उसको हम लोग मानते हैं किस कैटेगरी में? सब के सब को मानते हैं नैरो एआई में, क्योंकि वो सब अपने काम में तो बहुत माहिर होते हैं, वो उस काम को बहुत फास्ट कर सकते हैं, हम लोग को काफ़ी टाइम लग जाएगा उस सॉल्यूशन तक आने के लिए। फिर भी हम ऐसे एआई को नैरो एआई में रखते हैं, क्योंकि भले ही वो एक पर्टिकुलर टास्क में बहुत आगे है, लेकिन ह्यूमन बीइंग की तरीके से वो मल्टीपल टास्क नहीं कर सकता है, और वो उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं कि वो हर टास्क में अपने आप को आगे बढ़ाता रहे। तो ये वैसे देखा जाए तो ये ह्यूमन बीइंग से ये बहुत कम है, केवल एक पर्टिकुलर टास्क में ही वो काम कर सकता है। सो टास्क स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, टास्क स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मतलब नैरो एआई में जो इंटेलिजेंस होता है वो टास्क स्पेसिफिक होता है, एक पर्टिकुलर टास्क पे आधार, लाइक सीरी और अल्फागो। अल्फागो जो गो गेम होता है उसको खेलने वाला जो सुपर कंप्यूटर है दैट इज़ अल्फागो। सीरी, एलेक्सा, ये सब वॉइस असिस्टेंट है, वर्चुअल असिस्टेंट है। और यहाँ तक कि जो सेल्फ ड्राइविंग कार होते हैं वो भी नैरो एआई में ही होगा, क्योंकि वो केवल कार को मैनेज करता है, उसके अलावा कुछ नहीं। एक्सेलिंग अ डिफाइंड टास्क सच एज चेस और इमेज क्लासिफिकेशन। तो ये जो हमारा नैरो एआई होता है इसको हम जितने भी एग्जांपल ले सकते हैं वो सब इसमें हम डाल सकते हैं, चाहे चेस खेल रहा हो, चाहे इमेज क्लासिफिकेशन कर रहा हो, चाहे म्यूज़िक जनरेट कर रहा हो, चाहे ड्राइंग जनरेट कर रहा हो। सो दे आर डूइंग वन टाइप ऑफ टास्क। जनरल एआई, ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस अक्रॉस ब्रॉड टास्क। तो अलग अलग टास्क पे अगर उसका इंटेलिजेंस ह्यूमन लेवल के बराबर है, ब्रॉड टास्क मतलब वैरायटी ऑफ टास्क, तो वो जनरल एआई में आएगा। एजीआई स्टिल थ्योरेटिकल, अभी तक ये थ्योरी में ही है, प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिल रहा। एंड एक्टिव रिसर्च एरिया, और इस एरिया में बहुत एक्टिवली रिसर्च हो रहा है।
इट एम्स फॉर ह्यूमन लाइक लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जैसे ह्यूमन सीखते हैं और जैसे समझते हैं वैसे ही बनाया जाए। सुपर एआई एक्सीड्स ह्यूमन इंटेलिजेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स, तो हर एंगल से जो इंटेलिजेंस है ह्यूमन बीइंग की उसके आगे सुपर एआई वर्क करेगा। ASI इज़ अ स्पेकुलेटिव फ्यूचर कॉन्सेप्ट, तो ये माना जा रहा है कि बहुत फ्यूचर, बहुत आगे चल के ये ऐसा बनेगा। इट कुड पोटेंशियली सरपास ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज़, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ मतलब होता है सोचने समझने की क्षमता, तो ये माना जाता है कि इट कुड पोटेंशियली सरपास ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज, जो जिस प्रकार से हम लोग सोचते हैं वो उससे बेहतर तरीके से सोचेगा, देन इट विल बिकम सुपर एआई। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ प्रोजेक्ट साइकिल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 9th में भी है, 10th में भी है, और इस पर क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं क्योंकि इस पर इतने सारे स्टेजेस होते हैं, तो उन स्टेजेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। व्हाट इज़ प्रोजेक्ट साइकिल? अ प्रोजेक्ट इज़ अ टेम्पररी एंडेवर विद अ डिफाइंड बिगिनिंग एंड एंड। तो प्रोजेक्ट, पहले तो प्रोजेक्ट समझें, तो एंडेवर कोई हुआ जिसको हम एक बड़ा टास्क कहते हैं, बड़ा एम कहते हैं, गोल कहते हैं, तो कोई ऐसा हमें काम मिला है जो सामान्य तौर से हम उसको नहीं करते हैं, बल्कि उसके लिए एक टीम बनानी पड़ेगी, उस पर रिसर्च करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और तब हम उस काम को करेंगे। तो एक तरीके से प्रोजेक्ट को हम एंडेवर मान सकते हैं विद अ डिफाइंड बिगिनिंग एंड एंड। और जिस प्रोजेक्ट के लिए एक ये होता है कि हमें इसको स्टार्ट करना है और हमें एक पर्टिकुलर डेट तक उसको ख़त्म कर देना है, क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है तो वो प्रोजेक्ट में नहीं आएगा। तो प्रोजेक्ट शुड हैव द डेफिनेट बिगिनिंग एंड एंड। अंडरटेकन टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट, तो उसको स्टार्ट किया जाता है कोई यूनिक प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगर मान लेते हैं हम वही काम कर रहे हैं जो हमने पहले भी किया हुआ है और कई बार चीज़, तो उसको प्रोजेक्ट में नहीं दिया जाता है, वो एक नॉर्मल टास्क में आ जाता है। तो कोई यूनिक प्रोडक्ट हो या सर्विस हो या कोई रिजल्ट हो, तो अगर हम कोई ऐसे पर्टिकुलर काम के लिए करने, कुछ काम स्टार्ट करके उसको ख़त्म करना है, देन इट विल बी कॉल्ड एज प्रोजेक्ट। इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ टास्क ऑफन कॉम्प्लेक्स एंड इंटरडिपेंडेंट। तो इसमें बहुत सारे टास्क की सीरीज़ होती है, पहले एक काम, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम। ये सारे टास्क जो होते हैं जनरली कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स यानी कि डिफ़िकल्ट होते हैं, एंड इंटरडिपेंडेंट यानी कि एक दूसरे पर निर्भर। तो टास्क 1 पे टास्क 2 डिपेंड होगा, टास्क 2 पे टास्क 3 डिपेंड होगा, और इसी सीरीज से काम करके हम फाइनली अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। दैट नीड्स टू बी कम्प्लीटेड टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो ये सारे टास्क हमें कंप्लीट करने हैं ताकि जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर सकें। ऑब्जेक्टिव मतलब जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो हम अचीव कर सकें। इन कॉन्ट्रास्ट, और अगर हम टास्क की बात करते हैं तो इसके विपरीत टास्क क्या होता है? इट इज़ अ सिंगल स्मॉलर यूनिट ऑफ वर्क विद इन अ प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के अंदर जो स्मॉल पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड अ टास्क। ऑफन रूटीन और रिपीटेटिव, और ये जो टास्क होता है वो जनरली क्या होता है? रूटीन वर्क होता है, रिपीटेटिव होता है। मतलब इस तरह के टास्क तो हम लोगों ने बहुत सारे किए होंगे, लेकिन सारे टास्क को एक साथ मिला के नहीं किया है कि एक टास्क के बाद दूसरा टास्क और फिर तीसरा टास्क। तो जैसे कोई आर्किटेक्ट है, अब वो आर्किटेक्ट ने छोटे मोटे मकान हो सकते हैं बनाए हो, लेकिन अब उसको बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है जिसमें काफ़ी टाइम लगेगा। अब उस छोटे छोटे कामों का एक्सपीरियंस को मिला के उसको बड़ा काम करना है। नाउ लेट्स सी व्हाट एआई प्रोजेक्ट इज़। द एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, तो एआई प्रोजेक्ट का जो लाइफ साइकिल होता है, यानी कि जो स्टार्टिंग और एंड तक होता है, दैट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल, इज एन आइट्रेटिव प्रोसेस। आइट्रेटिव मतलब होता है रिपीटेटिव, जो लूप में होता है। इट इन्वॉल्व्स कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड एडेप्टेशन, क्योंकि एआई प्रोजेक्ट पहले तो शुरुआत होती है कि क्या बनाया जाए, प्रॉब्लम देखा जाता है, प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए। ये करने के बाद जब हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो वो भी वहाँ पे रुक नहीं जाता, क्योंकि वो प्रोडक्ट भी कॉन्टीन्यूस इम्प्रूव करता रहता है और अपने आप को अडेप्ट करता रहता है, यानी कि नए हालात के हिसाब से अपने आप को ढालता रहता है। द अल्टीमेट गोल इज़ टू ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू एक्शनेबल इंसाइट्स। तो मेन जो गोल क्या है कि जो भी डाटा दिया, जिस डाटा से हम अपने सिस्टम को ट्रेन करेंगे, तो उस डाटा को एक्शनेबल इंसाइट्स में कन्वर्ट करना है। इंसाइट्स मतलब होता है डाटा के अंदर जो हिडन इन्फॉर्मेशन है, तो उस इन्फॉर्मेशन को कार्यान्वित किया जा सके, उसको कार्य में लाया जा सके। सो ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू एक्शनेबल इंसाइट्स एंड ऑटोमेटेड सॉल्यूशन। तो जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट के एंड में जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमें ऑटोमेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, यानी कि ऑटोमेटेड मतलब अपने आप से उसको हमें केवल टास्क बता देना है और वो पूरा प्रोसेस अपने आप से चला के हमें सॉल्यूशन तक लेके आएगा। अब इस प्रोजेक्ट साइकिल को एक बहुत ही कॉमन सा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, लाइफ एग्जांपल, अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट साइकिल विथ रियल लाइफ प्रॉब्लम। तो इसमें मान लेते हैं कि कैंटीन का एक हालत देख लेते हैं कि जैसे कोई कैंटीन है, तो वहाँ पे बहुत बच्चे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं और वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लॉन्ग कैंटीन क्यू।
ओके, तो इसको, इस प्रॉब्लम को हमें अगर प्रोजेक्ट साइकिल के हिसाब से बांटना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, द फर्स्ट स्टेज इज़ प्रॉब्लम स्कोपिंग। पहले देखा जाए प्रॉब्लम है क्या, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। सो व्हाट इट मीन्स, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम क्लियरली, व्हाट नीड्स टू बी सॉल्व एंड वाई। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम क्या है कि जो लाइन है, जो भीड़ है, वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और लोगों को टाइम से खाना नहीं मिल पा रहा। सपोज स्टूडेंट्स इन योर स्कूल आर कंप्लेनिंग अबाउट लॉन्ग क्यूज एंड इन द कैंटीन। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हमें स्कोप करना है। स्कोप मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को जूम इन करके देखना, बड़ा करके देखना, और उसके हर एस्पेक्ट्स को अलग अलग देखना, और कि कौन से एस्पेक्ट से क्या प्रॉब्लम हो रही है और उस पर किस पे इफ़ेक्ट आ रहा है। सो प्रॉब्लम स्कोपिंग, हाउ कैन वी रिड्यूस वेटिंग टाइम इन द स्कूल। तो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम स्कोपिंग में क्या क्वेश्चन आएगा कि हाउ कैन वी रिड्यूस वेटिंग टाइम इन द स्कूल कैंटीन ड्यूरिंग लंच ब्रेक। तो लंच ब्रेक के दौरान हमें वेटिंग टाइम को कैसे कम करना है। गोल, हर प्रॉब्लम स्कोपिंग में गोल निर्धारित होता है, स्टेक होल्डर्स देखे जाते हैं, और फाइनली ये होता है कि हमें ये प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करनी है। तो गोल क्या है, रिड्यूस वेटिंग टाइम। तो जो स्टूडेंट्स को अपना ऑर्डर लेने में टाइम लग रहा है उसको रिड्यूस करना है। स्टेक होल्डर्स उनको बोलते हैं जो किसी प्रॉब्लम से अफेक्टेड होते हैं या या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, कैंटीन स्टाफ, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारे स्टेक होल्डर हो गए। और इसका सक्सेस क्राइटेरिया मान लेते हैं कि एवरेज क्यू टाइम रिड्यूस बाय 30%। तो ये गोल में आ रहा है कि अगर ये सक्सेस हो जाएगा तो एवरेज क्यू टाइम जो होगा वो 30% कम हो जाएगा। सो दिस व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लम स्कोपिंग। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम को देखें और हमारा लक्ष्य क्या है, स्टेक होल्डर्स क्या है, ये सब लिखें। सेकेंड इज़ डाटा एक्विजिशन। तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करना है। सो इट मीन्स कलेक्टिंग रेलिवेंट डाटा टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। रेलिवेंट मतलब रिलेटेड, जो डाटा हमें वो डाटा चाहिए जो उससे रिलेटेड हो, क्योंकि अब कैंटीन में प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों की पढ़ाई में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो डाटा हमें इससे कोई हेल्प नहीं करने वाला। तो हमें कैंटीन से रिलेटेड डाटा ही हमें चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। टू सॉल्व द कैंटीन क्यू प्रॉब्लम यू कलेक्ट डाटा लाइक नंबर 1, टाइम टेकन पर स्टूडेंट टू बी सर्व। तो एक बच्चे पे कितना टाइम लग रहा है। पीक आवर्स ऑफ क्राउडिंग, किस टाइम ज़्यादा भीड़ होती है बच्चों की। मेन्यू आइटम्स दैट टेक लॉन्गर टू सर्व, कौन से मेन्यू आइटम में कौन से आइटम ऐसे हैं जिसमें सर्व करने में टाइम लगता है। नंबर ऑफ़ स्टाफ वर्किंग, कितने लोग काम कर रहे हैं। सो अब इसको कैसे कलेक्ट करेंगे। एक्विजिशन मतलब होता है कलेक्शन, कलेक्ट करना, एक्वायर करना। तो इसको कलेक्ट करने का तरीका क्या हो सकता है। ऑब्जर्विंग एंड नोटिंग ड्यूरिंग लंच ब्रेक, तो लंच ब्रेक में उसको देखा जा सकता है, नोट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें। आस्किंग स्टूडेंट्स टू फिल आउट शॉर्ट सर्वेज, हम सर्वे दे सकते हैं और बच्चे उसमें खुद ही लिखेंगे कि हाँ हमें ऐसे ऐसी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है या उसके लिए सोल्यूशन हो सकते हैं। एंड गेटिंग लॉग्स फ्रॉम द कैंटीन्स बिलिंग मशीन, तो बिलिंग मशीन से जो पर्ची निकलती है उससे भी पता चल सकता है कि किस टाइम पे कितनी ज़्यादा पर्ची कट रही है, यानी कितने कस्टमर आ रहे हैं। तो ये सब हमारे वेरियस सोर्सेज हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो जो डाटा हम कलेक्ट करेंगे इट शुड बी रेलिवेंट एंड इट शुड बी ऑथेंटिक। तो वो रेलिवेंट भी होने चाहिए और रिलायबल भी होने चाहिए। सो दिस वाज द सेकेंड स्टेज जहाँ पे डाटा का कलेक्शन हो रहा है ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। अब डाटा तो हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया, अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट कर लिया, और हमारे पास कुछ डाटा कॉपी में हो गए, कुछ डाटा मान लीजिए गूगल फॉर्म में हो गए, कुछ ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया, कुछ लोगों ने अलग अलग पेपर में लिखा है। तो सब वो डाटा अब हमें एक साथ सेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और उनको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो दैट थर्ड स्टेज इज़ डाटा एक्सप्लोरेशन। अब इसमें क्या करना है, लुकिंग थ्रू द डाटा टू फाइंड पैटर्न्स और इनसाइट। तो जो डाटा हमें मिला है अब उस डाटा से कुछ सबके आपस में जितने भी मैसेजेस हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उन सब में कुछ पैटर्न ढूंढना पड़ेगा कि सबके में क्या चीज़ सही बैठ रही है और किस टाइम क्राउड ज़्यादा हो रहा है, किस टाइम कम हो रहा है। तो इस पर रिसर्च करना होगा, यानी कि डाटा से हमें मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालना होगा। लुकिंग थ्रू द डाटा टू फाइंड पैटर्न्स और इनसाइट्स। इनसाइट मीन्स द हिडन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा। अब जो हमारा एग्जाम्पल था उसी में देखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, यू एनालाइज द कलेक्टेड डाटा। तो जो भी डाटा कलेक्ट किया उसको एनालाइज किया। एनालाइज मतलब उसको ध्यान से देखा, पढ़ा, समझा। मोस्ट स्टूडेंट्स क्राउड द कैंटीन बिटवीन 10:55 to 11:15 AM। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जैसे मिल रही है, ये एग्जाम्पल है। आपको ये एग्जाम्पल हर जगह नहीं लिखना है, ये तो एक लॉन्ग क्यू से रिलेटेड एग्जाम्पल लेके हम समझ रहे हैं कि स्टूडेंट्स का टाइमिंग पता चल गया। और ये भी पता चल गया कि जब छोले भटूरे ऑर्डर होते हैं तो वो ज़्यादा टाइम
लग रहा है, और सैंडविच इमिडिएटली कोई दे सकता है, लेकिन छोले भटूरे के लिए प्लेट ढूंढता है, फिर एक एक सामग्री उसमें रख के देने में टाइम लग रहा है। मंडेज एंड वेडनेसडेज आर द बिजिएस्ट डेज। संडे के बाद तो सब बच्चे आते ही हैं, और वेडनेसडे को हो सकता है कि गेम्स पीरियड होता हो, तो ऐसे कुछ कारणों से वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। आर द बिजिएस्ट डेज। यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाट्स कॉजिंग लॉन्ग क्यूज़। तो यहाँ पे जो क्यूज़ हो रहे हैं उसका रीज़न क्या है, ये सब एनालाइज होगा थर्ड स्टेज में, दैट कम्स इन डाटा एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन मतलब ये वर्ड एक्सप्लोर से आया है। एक्सप्लोर करना मतलब है खोज करना। तो यहाँ पे हम डाटा में से इंफॉर्मेशन को खोजते हैं। सो डाटा एक्सप्लोरेशन। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, आफ्टर कलेक्टिंग द डाटा, एंड नाउ वी हैव अंडरस्टूड द डाटा ऑल्सो। हम लोग ने डाटा को भी एक्सप्लोर कर लिया। अब हमें काम करना है अपने प्रोग्राम पे, जो सॉफ्टवेयर बनेगा या जो ऐप तैयार होगा उस पर। सो द फोर्थ स्टेज इज़ एक्चुअली द मॉडलिंग। व्हाट इट मीन्स, यूजिंग AI टूल्स और एल्गोरिथम्स टू प्रेडिक्ट और मेक डिसीजन। तो हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है, और ये एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमें एक AI टूल का यूज़ करना है जो डिसीजन हमारे बिहाफ पे लेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यू यूज़ अ मशीन लर्निंग मॉडल टू प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकली टू विजिट एट गिवन टाइम। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं जो पहले ही कैंटीन ओनर को बता देगा कि आज जो है इस टाइम से इस टाइम तक इस चीज़ का डिमांड इतने ज़्यादा चांसेस हैं, और इतने लोग चाहिए, रिक्वायरमेंट होगा, और इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आएंगे। तो अगर वो पहले से प्रेडिक्शन करे तो उसके लिए लोग रेडी रहेंगे, और उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी बना के रखेंगे। सो प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकली टू विजिट एट गिवन टाइम। रिकमेंड विच फूड आइटम्स टू बी प्रिपेयर इन बल्क बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड। तो पास्ट ट्रेंड में, पिछले ब्रेक में या पिछले टाइम में, पिछले दिनों में किस चीज़ का ऑर्डर ज़्यादा आ रहा है, किस पर्टिकुलर डे में किस चीज़ का ऑर्डर आता है, या किस टाइप के वेदर में किस चीज़ का ऑर्डर आता है, ये सब देखते हुए ये हमारा AI सिस्टम प्रेडिक्ट करेगा कि इन सब चीज़ों को तैयार रखो। और अ सिंपल लॉजिक बेस्ड प्रोग्राम कैन सजेस्ट टाइम स्लॉट्स टू स्टूडेंट्स टू स्प्रेड आउट द क्राउड। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हम कोई सॉफ्टवेयर AI का यूज़ करके बनाएं, या वहाँ पे देखें कि नहीं, अगर AI सिस्टम का यूज़ करेंगे तो अननेसेसरी हमें उसमें ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन उसके लिए इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक लॉजिक बेस बना देते हैं कि टाइम स्लॉट रख दे कि इस क्लास से इस क्लास तक के बच्चे इस टाइम पे आए, दूसरे क्लास के बच्चे दूसरे टाइम पे आए, तो इस तरीके का कोई सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे हो रही है, इन द फोर्थ स्टेज मॉडलिंग, जब हम उस सॉफ्टवेयर को बनाने के तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे पूरा चीज़ तैयार होगी। और फाइनली द फिफ्थ इज़ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन मीन्स टू टेस्ट, कि जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है उसको चेक किया जाए। चेकिंग वेदर योर सॉल्यूशन वर्क्स वेल और नॉट, कि आपका जो सॉल्यूशन है, जो प्रोग्राम है, या जो सॉल्यूशन दिया आपने, वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल, यहाँ पे वही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं जो हम लोग स्टूडेंट के लाइफ में देख रहे थे। आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग टाइम स्लॉट्स और फास्ट सर्विंग ऑप्शंस जो मेजर अगेन। तो अब आपने अपना जो भी आपने ऑप्शन दिया था सॉफ्टवेयर के थ्रू, या आपने वर्बली कुछ बोला हो, तो अब उसको मेज़र करके देखिए कि डिड एवरेज वेट टाइम रिड्यूस, कि क्या आप लोगों का एवरेज वेट टाइम कम हो गया है। और लोगों का फीडबैक भी लीजिए, आस्क स्टूडेंट्स टू फॉर फीडबैक एंड ट्वीक द सॉल्यूशन इफ़ इट डिडंट मीट योर गोल। तो अगर अभी भी आपका जो गोल था वो मीट नहीं हो रहा, तो उस सॉल्यूशन को फिर से हम दोबारा उस पर काम करेंगे। तो ये इवैल्यूएशन स्टेज पे ये साइकिल चलती है उसको बेटर करने की, और तब तक बेटर करते हैं जब तक हमें अपना ऑब्जेक्टिव नहीं मिल जाता है। वंस इट इज़ टोटली टेस्टेड एंड इट इज़ एक्सेप्टेड, कि एक बार वो टेस्ट भी हो गया और लोगों ने उसको मान भी लिया कि हाँ ये बिल्कुल सही है, नाउ दैट सॉफ्टवेयर नीड्स टू बी परमानेंटली डिप्लॉयड। तो अब हम उस अपने सॉफ्टवेयर को किसी सिस्टम पे इंस्टॉल कर देंगे, ताकि हमें वहाँ पे खड़े होकर खुद चलाना ना पड़े, बल्कि सॉफ्टवेयर खुद ही मैनेज करे, लोगों को ट्रेन कर दिया जाएगा। सो पुटिंग द सॉल्यूशन इनटू रेगुलर यूज़। अ स्मार्ट डिस्प्ले शोज एक्सपेक्टेड वेट टाइम। तो जो अब यहाँ पे हो सकता है कि एक स्मार्ट डिस्प्ले बना दिया जाए जहाँ पे वो वेटिंग टाइम दिखाएगा, या कूपन दे दिया जाएगा बच्चों को जो अपने कूपन दे के लेंगे। स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू यूज़ अ कैंटीन ऐप टू प्री ऑर्डर और गेट अ टोकन नंबर। तो स्टूडेंट्स को कहा जा सकता है कि आप अपने ऐप से ही ऑर्डर दे दें, या कोई ऐप के थ्रू कर दें ऑर्डर, या घर से ऑर्डर कर लें, ताकि उस पर्टिकुलर टाइम पे वो अपना जो भी आइटम होगा वो कलेक्ट कर सके। योर मॉडल नाउ हेल्प्स कैंटीन स्टाफ प्लान बेटर एवरी डे। तो आपके मॉडल ने कैंटीन को हेल्प कर दी कि वो बेटर तरीके से अपने स्टाफ को प्लान कर सके। सो द सिक्स्थ स्टेज इज़ डिप्लॉयमेंट। तो हम लोग इसको समझ रहे थे कि स्टूडेंट के लाइफ में जो कॉमन प्रॉब्लम है
उसको एग्जाम्पल बना के समझ रहे थे। अब प्रोजेक्ट साइकिल को जनरली समझते हैं। द AI प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एंड ओवरव्यू। AI प्रोजेक्ट साइकिल में देखा कि सबसे पहला स्टेज होता है प्रॉब्लम स्कोपिंग, फिर डाटा एक्विजिशन, फिर डाटा एक्सप्लोरेशन, फोर्थ इज मॉडलिंग एंड फिफ्थ इज इवेल्यूएशन और सिक्स्थ हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट। द AI प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज़ एन आइटरेटिव प्रोसेस। तो अगर इवेल्यूएशन के स्टेज पे अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई या बहुत मेजर प्रॉब्लम आ गया कि AI सिस्टम बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो हम फिर से प्रॉब्लम स्कोपिंग से स्टार्ट कर सकते हैं या करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि हमने सब पूरा शुरुआत के ही सिरे पे हमने गलती कर दी और हमने गलत मॉडल बना दिया, तो फिर हमें पूरा राउंड लेना पड़ेगा। दैट विल बिकम अ लूप अगेन। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज़ एन आइटरेटिव प्रोसेस। और अगर हमने इवेल्यूशन के बाद डिप्लॉयमेंट कर दिया, तो डिप्लॉयमेंट में भी जो हमारा मॉडल है इट विल बी कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूविंग इटसेल्फ एंड एडेप्टिंग इटसेल्फ। मतलब कि वो अपने आप को बेहतर करता रहेगा, उस आसपास के डाटा से सीखता रहेगा। इसका एग्जांपल आप ChatGPT वगैरह आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो अपने आंसर्स को बेटर करता जा रहा है। या इमेज जनरेटिंग आप सॉफ्टवेयर्स को देख सकते हैं, जहाँ पे आप लोग टेक्स्ट टू इमेज क्रिएट करते हैं। तो पहले वो किस तरीके का इमेज बनाता था और अब उसके इमेज जो है काफ़ी हद तक रियलिस्टिक होने लगे हैं। The ultimate goal is to transform data into actionable insights and automated solution। हमारा जो फाइनल गोल है, पूरे प्रोजेक्ट साइकिल का गोल क्या है कि जो डाटा हमें मिल रहा है उसको एक्शनेबल इंसाइट्स में कन्वर्ट कर सकें और उसमें से हम सॉल्यूशन जो वो ऑटोमेट कर सकें, यानी कि अपने आप से वो पूरा प्रोसेस चले और हमें आंसर मिल जाए। स्टार्टिंग विथ प्रॉब्लम स्कोपिंग। प्रॉब्लम स्कोपिंग में क्या होता है, यू सेट द गोल फॉर योर AI प्रोजेक्ट बाय स्टेटिंग द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं और अपने AI प्रोजेक्ट का गोल सेट करते हैं। विच यू विश टू सॉल्व विद इट। तो कौन से प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं जो हम अपने AI मॉडल के द्वारा जिसको हमें सॉल्व करना है, सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, यानी कि अच्छे से समझते हैं। देन अंडर प्रॉब्लम स्कोपिंग वी लुक एट वेरियस पैरामीटर्स विच अफेक्ट द प्रॉब्लम। तो उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स देखते हैं, जिसके लिए 4W प्रॉब्लम कैनवस का यूज़ किया जाता है, जिसमें हु, व्हाट, वेयर एंड वाई। हु में क्या आता है कि कौन से लोग इससे अफेक्टेड हैं, हु आर द स्टेक होल्डर्स हमारे प्रॉब्लम का। व्हाट में आता है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस प्रॉब्लम। वेयर में आता है व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, किस स्थिति में ये उत्पन्न हो रहा है या किस लोकेशन में उत्पन्न हो रहा है। एंड फाइनली वाई में आता है कि अगर हम उसका AI मॉडल बना के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो कितने लोगों को फ़ायदा मिलेगा या उसका इफेक्ट होगा तो कितने लोग पे इफेक्ट होगा। तो दैट दीज 4 questions are considered under problem scoping. After the problem we wish to solve so that the picture becomes clear. If we look at various parameters, तो इसके बाद हम इस अपने प्रॉब्लम को देखते हैं, उसको सॉल्व करेंगे ताकि जो हमारे पास जो सामने पिक्चर आए, यानी कि हमें इस प्रॉब्लम स्कोपिंग के दौरान ही पता चल जाना चाहिए अच्छी तरीके से कि एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। ऐसा नहीं कि हम उसको बिना जाने बिल्कुल काम करते चले आ रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि हमारा लक्ष्य क्या है या फाइनली हम क्या पाना चाहते हैं। देन टू प्रोसीड you need to acquire data which will become the base of your project। प्रॉब्लम समझ आ जाने के बाद अब हमें डाटा कलेक्ट करना है ताकि उससे रिलेटेड हम प्रोजेक्ट बना सकें, यानी कि जो डाटा होगा वही हमारे प्रोजेक्ट का बेस होगा, वही हमारे मॉडल का बेस होगा। और डाटा जितना ज़्यादा हमारा रिलेवेंट होगा, उपयुक्त होगा, हमारा मॉडल उतना ही ठीक बनेगा। सो विच विल बिकम द बेस ऑफ योर प्रोजेक्ट एज इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट द पैरामीटर्स दैट आर रिलेटेड टू प्रॉब्लम स्कोपिंग आर। तो डाटा से ही पता चलेगा कि हमारे अलग अलग तरीके के सिचुएशन कौन से हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे पैरामीटर्स क्या हैं जिससे हमारा प्रॉब्लम स्कोपिंग रिलेट कर रहा है। यू गो फॉर डाटा एक्विजिशन बाय कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम वेरियस रिलायबल एंड ऑथेंटिक सोर्सेज। तो जो डाटा हम कलेक्ट करेंगे वो हम रैंडमली कहीं से भी कलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम उन सोर्सेज, उन जगह से करेंगे जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं, रिलायबल एंड ऑथेंटिक, कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी वो जेन्युइन होगी, वो वाकई कहीं से सोर्स उठाया गया, वो इन्फॉर्मेशन उठाई गई होगी, ना कि इमेजिनरी। सो दिस इज़ द सेकेंड स्टेज, दैट इज़ डाटा एक्विजिशन, जहाँ पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। और ध्यान रखिएगा इस डाटा के 2 पर्पज़ होते हैं। मेजर पर्पज़ होता है अपने AI मॉडल को ट्रेन करना, और बाद में जो कुछ डाटा का पोर्शन होता है जिससे हम अपने AI मॉडल को टेस्ट भी करते हैं। सिंस द डाटा you collect would be in large quantities, you can try to give it a visual image। अब क्योंकि बल्क डाटा होगा और बल्क डाटा को स्टडी करना मुश्किल है, देख के समझना या रीड करके समझना, तो बेटर है कि अगर उसको विजुअली कन्वर्ट कर दिया जाए तो पिक्चर फॉर्म में हो जाएगा, तो इमिडिएटली वो हमें ग्राफ के फॉर्म में हमें इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लांस मिल जाएगी। तो विजुअल इमेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक ग्राफ्स,
डेटाबेसेस, फ्लो चार्ट्स, मैप्स एट्सेट्रा, या प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर दें डेटाबेस फॉर्म में, या मैपिंग कर दें, या फ्लो चार्ट बनाएं, तो जो भी हमें उस जगह पे ठीक लगता है हम अपने डाटा को उस फॉर्म में चेंज कर देंगे. तो दिस मेक्स इट ईजियर फॉर यू टू इंटरप्रेट द पैटर्न्स विच योर एक्वायर्ड डाटा फॉलोस. तो जो हमारे डाटा हमने लिया है, अब हम उस डाटा को ईजिली इंटरप्रेट कर सकते हैं. इंटरप्रेट मतलब होता है समझना. तो पैटर्न को देख के हम तुरंत डाटा के बारे में जान जाएंगे. और डाटा एक्सप्रेशन का ये भी एक पर्पज़ होता है कि जब हम डाटा को संभाल के रखेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो डाटा है उसका ट्रेंड क्या है, ताकि हमें इन फ्यूचर जो भी कैटेगरी के डाटा से हमें अपने मॉडल को ट्रेन करना होगा, हम तुरंत उस लेवल को देख के पता लगा लेंगे. तो हमें हमारे बारे में जो डाटा है उसके बारे में जानकारी पहले से होना ज़रूरी है और उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके रखा जाता है. आफ्टर एक्सप्लोरिंग द पैटर्न्स यू कैन डिसाइड अपॉन द टाइप ऑफ मॉडल यू वुड बिल्ड टू अचीव द गोल. तो एक बार पैटर्न पता चल गया, अब हम मॉडल की तरफ चलते हैं कि हमें उसको मॉडलिंग करनी है, हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, हमें प्रॉपर एल्गोरिदम का सिलेक्शन करना है और उस एल्गोरिदम को डाटा के साथ मिला के मॉडल को क्रिएट करना है. दैट इज़ AI मॉडल. फॉर दिस यू कैन रिसर्च ऑनलाइन एंड सिलेक्ट वेरियस मॉडल्स विच गिव अ सुटेबल आउटपुट. तो कुछ मॉडल हमें बने बनाए मिल जाते हैं जो डाउनलोडेबल होंगे, तो हम उस जो हमें फ्री में सोर्स मिल रहे हैं उनको स्टडी किया जा सकता है और देखना पड़ेगा कि ये जो मिल रहे हैं मॉडल उनमें से कौन सा हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारे प्रॉब्लम के लिए ठीक बैठ रहा है. यू कैन टेस्ट द सिलेक्टेड मॉडल्स एंड फिगर आउट विच इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वन. तो अलग अलग मॉडल्स को क्रिएट किया जा सकता है, कुछ डाउनलोड किए जा सकते हैं और उनको टेस्ट करके पता लगाना होगा कि इनमें से किस मॉडल पे हम वर्क करें और उसी पे काम करके आगे बढ़ें. द मोस्ट एफिशिएंट मॉडल इज़ नाउ द बेस ऑफ योर AI प्रोजेक्ट एंड यू कैन डेवलप योर एल्गोरिदम अराउंड इट. तो एक मॉडल आप ले लेते हैं, वो एक जनरल टाइप का मॉडल होता है. वो ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपके रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा हो, बल्कि जब आप एक जनरल टाइप का लेते हैं तो जो अब उसको आप रिफाइंड करते हैं, उसमें अपना एल्गोरिदम लगाते हैं ताकि वो आपके पर्पज़ के लिए भी काम करे. वंस द मॉडलिंग इज़ कम्प्लीट, तो एक बार मॉडल कंप्लीट हो गया, यू नाउ नीड टू टेस्ट योर मॉडल ऑन सम न्यूली फेच्ड डाटा. तो अब हम अपने मॉडल को जब टेस्ट करेंगे तो हम उसको पुराने डाटा से टेस्ट नहीं करेंगे जिससे ट्रेन किया है. हमने जो न्यू डाटा होगा जिससे हमने उसको कभी दिखाया ना हो, न्यूली फेच्ड मतलब होता है डाटा को कहीं से लाना. तो जो नए लाए हुए डाटा से हम उसको टेस्ट करेंगे. द रिजल्ट विल हेल्प यू इन इवेल्युएटिंग योर मॉडल एंड इम्प्रूविंग इट. तो अब उस नए डाटा से के आउटपुट से पता चलेगा कि हमारे मॉडल को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या हम उसको डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं. फाइनली आफ्टर इवेल्यूशन द डिप्लॉयमेंट स्टेज इज़ क्रूशियल फॉर ensuring द सक्सेसफुल इंटीग्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ AI सोल्यूशन. तो अब डिप्लॉयमेंट का स्टेज आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी से पता चलता है कि हमारा AI मॉडल सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो रहा है, प्रॉब्लम के साथ बैठ रहा है, एंड ऑपरेशन ऑफ AI सोल्यूशन इन रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट. तो अभी तक तो हमने एक क्लोज्ड सिनेरियो में देखा जहाँ पे हम वहाँ पे मौजूद थे, प्रोग्रामर मौजूद था, लेकिन अब उसको रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में काम किया, उसको छोड़ा जाएगा ताकि वो खुद लोगों से डायरेक्टली इंटरेक्ट करे और आउटपुट दे, एनेबलिंग देम टू डिलीवर वैल्यू एंड इम्पैक्ट टू यूजर्स एंड स्टेक होल्डर्स. तो ये मॉडल जो होगा अब वैल्यू और इम्पैक्ट, तो अपना वैल्यू प्रोवाइड करेगा किसको, यूजर्स को और स्टेक होल्डर्स को. सो दिस वॉज द कंप्लीट summary of the project cycle. So finally some question for you. Fill in the blanks on AI project cycle. The first question is dash are the individuals or groups who have an interest in the project either by being affected by it or having the ability to influence its outcome. तो जो ग्रुप है जो affected होते हैं हमारे AI मॉडल से या AI प्रोजेक्ट से, that you have to mention it. इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ. सेकेंड, in the second stage, data is collected from various sources to help the dash to understand the problem better by training it in later stage. तो जो सेकेंड स्टेज में हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो किसको हेल्प करता है ताकि प्रॉब्लम को बेटर समझा जा सके. थर्ड, इन डैश स्टेज द डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन मैथमेटिकल फॉर्म एंड एल्गोरिदम इज सिलेक्टेड. तो किस स्टेज पे हम डाटा को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्चोरियल नहीं, विजुअली नहीं करते हैं, ग्राफिकली नहीं करते हैं. तो ये तीनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स पे डाल देंगे और जो सही होगा वो फिर हम उसको आंसर बता देंगे. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे 1. थैंक यू.